नमस्कार, जय श्री राधे, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे भाई। तो सबसे पहले वेलकम है आप सभी विद्यार्थियों का जो 9th क्लास को क्रॉस करके 10th में आ चुके हैं। आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर करवाने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, चैप्टर का जो नेम है उसका मतलब समझेंगे कि भाई वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद इसमें कौन-कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं उनके बारे में बात करेंगे और फिर हम चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो याद कीजिए 9th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था और जिसका नाम था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको कई सारी संख्याएं हमने पढ़ाई थी, जैसे कि प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, यानी जितने तरीके की संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हम जानते हैं वो सारी की सारी संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं। चाहे वो प्राकृत हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, सारी संख्याएं मिलकर जो समुच्चय बनाती हैं उसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अंडर रूट 2 वास्तविक संख्या है तो आप कहेंगे जी सर है। अगर मैं आपसे कहूं 3 वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। 3.2 वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। माइनस का 1/2 वास्तविक संख्या है। तो ये सारी संख्याएं जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। वास्तविक संख्याओं को दो कैटेगरी में डिवाइड हम कर देते हैं भाई। वो कैटेगरी हैं, देखिए वास्तविक संख्या जो हमारी होती हैं वो दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। स्पेशली दो कैटेगरी हमारी होती हैं, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एंड दूसरी जो हमारी कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है भाई। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। बात करते हैं परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी आती है भाई। प्राकृत संख्या आती है हमारी। प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। दूसरा हम बोलें तो पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्याओं में ही आती है, यानी 0 से जो शुरू होती है, 0 1 2 3 से अनंत तक, वो सारी हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। अगर हम बात करें पूर्णांक की तो पूर्णांक हमारे माइनस अनंत से लेके -3 -2 -1 0 2 3 ऐसे करके ये प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं, जो माइनस की भी हैं, प्लस की भी हैं और उसमें जीरो भी इंक्लूड है, वो सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, तो ये पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती हैं। और जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो ऑलरेडी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। क्लियर। बात करते हैं अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, या ऐसी संख्या जिनका क्लियरली वर्गमूल हमको नहीं है पता, जैसे कि अंडर रूट 2 का क्लियर वर्गमूल हमें नहीं पता, अंडर रूट 3 हो गई, अंडर रूट 5, जिनका क्लियर वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्या होती हैं उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्लियर। तो हमने यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जाना। अब हम बात करते हैं संख्याओं के गुणनखंड के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर की जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ संख्याओं के गुणनखंडों के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे एक संख्या दे दी 20। मैंने कहा भाई 20 के गुणनखंड लिखी। तो आप इसको कई प्रकार से लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो 10 गुणा 2, या आप लिख सकते हो 20 गुणा 1, तब भी 20 आएगा भाई, है ना। आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 40 गुणा 1/2, तब भी क्या आएगा, 20 आएगा। आप ये भी सोच रहे होगे कि सर -5 गुणा -4 लिख दूं तब भी ये 20 आएगा, है ना। तो कई सारे गुणनखंड किसी भी संख्या के हम बना सकते हैं, बट हम जो बात कर रहे हैं ये तो सारे क्या है भाई, गुणनखंड है, गुणनखंड। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड। देखो भाई, गुणनखंड तो हम समझ चुके हैं क्या होता है, कि किसी संख्या को उसके गुणनखंड के रूप में लिखना। लेकिन ये जो आगे हमने वर्ड लगा दिया अभाज्य, इसका मतलब क्या होता है। अभाज्य का मतलब होता है ऐसे गुणनखंड जिनको और ज्यादा विभाजित ना किया जा सके। जैसे हमने 20 के गुणनखंड में 5 गुणा -4 लिखा, या हमने 40 गुणा 1/2 लिखा, तो 40 के तो और भी गुणा निकाल सकते हैं हम, 20 गुणा 2, 10 गुणा 4, 5 गुणा 8 ऐसे करके। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जिनको और ज्यादा गुणनखंडों में ना तोड़ा जा सके। जैसे हमने 20 लिखा भाई, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 10 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार, फिर देखो 5 5 से ही डिवाइड होगा एक बार।
तो 20 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 5। ये इसके क्या कहलाएंगे भाई, अभाज्य गुणनखंड। यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 के अलावा और कोई सा गुणनखंड इसमें नहीं आ सकता। यहाँ पर देखें तो 2 भी अभाज्य है और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या ही है। अभाज्य का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसमें उस संख्या के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग ना जाए। क्लियर, बात समझे कि नहीं? तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। बाकी जो हमने ये निकाले थे ये सारे क्या हैं, गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में आई होप आप अंतर समझ पाए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जो कि इस पाठ की सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसको आप समझिएगा। इसमें क्या कहा गया बेटा, देखिएगा। अंक गणित की प्रमेय हमसे कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य का मतलब होता है जिसमें किसी भी संख्या का भाग दिया जा सके। जैसे कि 4 में हम 2 का भाग दे सकते हैं, 6 में हम 2 का भाग दे सकते हैं, 6 में हम 3 का भी भाग दे सकते हैं। तो 4, 6, 10 ये सारी भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें किसी संख्या का भाग जा रहा है। क्लियर, ठीक है भाई। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी हुई है कि आने वाले, किसके आने वाले, अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के आने, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 20 के गुणनखंड निकालिए, तो आप 20 के गुणनखंड क्या निकालोगे भाई, 2 से डिवाइड आपने 10 बार कर दिया, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। ठीक है, तो 20 के फैक्टर क्या आएंगे बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 5, यही आएंगे ना। तो ये सारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड। इनका बस क्रम अगर हम बदल दें तो ये ऐसे आ सकते हैं भाई, 5 गुणा 2 गुणा 2। इनके अलावा 20 के कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं आएंगे। गुणनखंड तो बहुत सारे बन जाएंगे जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में 2 ही क्रम है, या तो ये आ जाएगा ये। हाँ, बस ये हो सकता है कि भाई 5 को हम बीच में लिख दें, यहाँ 2 लिख दें। कहने का मतलब 20 को हमने 2 से डिवाइड किया था, आप 5 से डिवाइड कर दो 4 बार, फिर 2 से डिवाइड कर दो 2 बार, फिर 2 से डिवाइड कर दो 1 बार। ये भी आवाज, ये भी आवाज, ये भी आवाज। आपके मन में शायद ऐसा आ रहा हो कि सर 4 से भी तो विभाजित कर सकते थे ना, तो बिल्कुल कर दीजिए भाई, 4 से विभाजित कर दो। लेकिन 4 क्या है बेटा, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 में तो 2 का भाग चला जाता है, तो हमें अभाज्य से विभाजित करना है। बात समझे कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं पाठ की प्रश्नावली की तरफ, और जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंडों को निकालना है। बहुत आसान से सवाल है, एक सवाल शांतिपूर्वक देखिएगा, बाकी सारे सवाल आप खुद से भी लगा सकते हैं। बात समझे कि नहीं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे देखें आप, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 140। 2 से सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करना होगा। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, 2 से, 1 से नहीं करना, ध्यान रखना। 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा, 0 बार 70 बार गया भाई। 2 से डिवाइड किया 3 बार गया, 2 पंजा 10 हो जाएगा। अब देखो 35 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 7 बार, और 7 से कटेगा 1 बार। 140 के फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले। आप चाहें और कोई सा सवाल देख लीजिए, जैसे कि 156 के निकालेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे 15 में 7 बार जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16। 2 का डिवाइड 16 में करेंगे 8 बार जाएगा। ठीक है ना भाई। इसके बाद आप देखिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिया 6 और 2 नाम 18 हो जाएगा भाई। इसके बाद देखिएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 तो 13 से ही डिवाइड होता है, यानी 156 के जो फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 13 तिया 39, 39 दूनी 56, सॉरी 39 दूनी 78, 78 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 156। क्लियर। तो इसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक और करवा देता हूं, बाकी आपको होमवर्क में करना है। थर्ड वाला आप होमवर्क में करेंगे, है ना।
और फिफ्थ वाला भी आप होमवर्क में करेंगे, और सॉरी फिफ्थ वाला मैं आपको बता देता हूँ 7429। कितने बच्चे होमवर्क करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि हाँ सर होमवर्क में सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, विषम संख्या है। 3 से एक बार ट्राई करते हैं, 3 एकम 3 एक बार जाएगा, फिर 14 हो जाएंगे, यहाँ 3 चौके 12 2 ना भाई 3 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, 5 से हो नहीं सकता क्योंकि ये इसमें लास्ट डिजिट 9 है और 5 से 0 या 5 वाला डिवाइड होता है। 6 से होगा नहीं क्योंकि विषम संख्या, एक बार 7 से ट्राई मारते हैं, 7 एकम 7 जीरो लगा के 7 6 42, 7 से भी नहीं हो रहा बेटा। चलिए एक बार 11 से ट्राई करेंगे, 11 6 66 बचेंगे कितने भाई, 4 4 8 82 हो जाएंगे 77, ये 11 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा बेटा 13 से। एक बार चेक करते हैं, 13 पंजे 65 बचेगा कितना, 9 92 हो जाएंगे, और ना 13 से भी नहीं जाएगा बेटा। अब बात करते हैं 17 से, 17 चूंकि 68 बचेगा कितना बेटा 6 62 हो जाएंगे, और 17 तिया 51 बचेगा कितना भाई 11 बचेंगे 19 हो जाएंगे, 17 सत्ते 119, 17 से कट गया ना भाई। इसके बाद देखिए 19 से हम देखेंगे तो 19 दूनी 38 बचेगा 5 57 हो जाएंगे, 19 तिया 57, और 23 23 से ही डिवाइड होता है तो कितनी बार जाएगा एक बार, यानी 7429 के जो फैक्टर हैं वो 17 इंटू 19 इंटू 23 हो जाएंगे। ये आपका आंसर। बात समझे कि नहीं, एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे। ये हमने प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट किया। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो भाई आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, है ना। चलिए फिर भी अगर आपसे नहीं बन पाते तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1 का हमने कंप्लीट किया। बात करते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन की। इसमें एक नई चीज मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इनको निकालने की विधियां क्या होती हैं। फिर एक रिलेशन हमें बताना है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, उन संख्याओं के एलसीएम और उन संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल दो संख्याएं कोई सी भी हमने लेनी, एक संख्या मैंने 4 ले ली और एक संख्या मैंने 6 ले ली। 4 और 6 का एलसीएम अगर आपको निकालना है, दो विधियां हैं बेटा। एक बार में 2 से डिवाइड करो, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 से 6 को करेंगे 3 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे 2 को एक बार, 3 में भाग नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगा 3। अब देखो यहाँ 2 की जगह तो 1 आ गया, 3 से डिवाइड करो 1 ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3। तो अगर एलसीएम की बात करें ना बेटा, तो ये जितनी बार जिनसे डिवाइड गया है सबका मल्टीप्लाई आप कर दो, एलसीएम आपका आ जाएगा। कहने का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 4 तिया 12, इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। अगर आपसे पूछे कि भाई इनका जो एचसीएफ है वो कितना होगा भाई, तो एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों संख्याएं एक साथ कौन सी संख्या से विभाजित हुई हैं। तो देखो पहली बार में 2 से डिवाइड हो गया, 2 दूनी 4 2 3 6। अब दूसरी बार में 2 से डिवाइड हुआ लेकिन एक ही संख्या 2 डिवाइड हुई है, 3 नहीं हुई है। तीसरी बार में भी ये एक ज्यों के तो रहा, 3 डिवाइड हुआ है। यानी जितनी संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ हम निकाल रहे हैं वो सारी संख्याएं जिस संख्या से कट रही हैं वही उनका एचसीएफ होता है। जैसे 2 से ये 4 भी कट गया, 3 भी कट गया बच्चे, तो एचसीएफ है वो कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया। एक तरीका तो ये जो बेसिक है वो मैंने आपको बताया। कुछ और तरीके भी होते हैं भाई इनको अभाज्य गुणनखंड निकालने के, या हम बात करें एलसीएम एचसीएफ निकालने के, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो बेसिक मेथड है उससे काम चलाएं भाई। बेसिक मेथड क्या है, गुणनखंड निकालो अलग अलग। कैसे निकालेंगे सर, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 26 और 91। अच्छा एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा क्योंकि उसके बेसिस पर ही इसकी आप सत्यता की जांच कर पाओगे। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है बेटा, ध्यान से लिखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है भाई, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा दोनों संख्याओं का एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या दी गई दोनों संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगी। बात समझे कि नहीं, एक बार बताइएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसके बेसिस पर ही बहुत सारे क्वेश्चन आगे आपके हो जाएंगे। चलिए तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ बोला है कि जांच कीजिए दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है और एचसीएफ का गुणनफल है
वो उनके संख्याओं के या उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो देखिएगा हम यहाँ अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, आप चाहें तो एक बार में भी निकाल सकते हैं, मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा। 2 से डिवाइड करेंगे 13 बार जाएगा, 13 से एक ही बार डिवाइड होगा, तो 26 के जो फैक्टर हैं वो 2 गुणा 13 होगा बेटा। ठीक है, उसके बाद 91 को हम देख लेते हैं। 91 डिवाइड होगा 7 से 13 बार, और 13 डिवाइड होगा 13 से एक बार। ठीक है भाई, तो 91 के जो फैक्टर हैं 7 गुणा क्या है 13 है, 26 के 2 गुणा 13। तो HCF का मतलब तो ये होता है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल में जो संख्या कॉमन है, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, कॉमन वाली संख्या को HCF कहा जाता है। तो भाई कॉमन में यहाँ पर भी 13 आ गया, यहाँ पर भी 13 आ गया, तो HCF का मान कितना हो गया 13 हो गया भाई, 13। अब देखो एलसीएम में क्या होता है बेटा, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, जैसे 13 दोनों में कॉमन है इसको लिखो। अब यहाँ देखो 2 बचा और यहाँ कितना बचा 7, तो 2 गुणा 7 लिखो, 7 दूनी 14 गुणा 13 करेंगे तो 182 आंसर आएगा बेटा। किसका आंसर आया, ये एलसीएम का आया। फिर अब एचसीएफ का कितना आ गया 13। एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वही गुणनफल दी गई संख्याओं का आएगा। जैसे हम देखें सत्यता की जांच कैसे करोगे आप भाई, सत्यता की जांच, शून्य को शून्य को मैंने बोल दिया, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वो दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखो भाई माना हमने कि हमारे पास संख्या एक तो थी 26 और एक थी 91, इनका गुणा किया, इनका गुणा किसके बराबर आ जाएगा भाई, इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। 26 और 91 का अगर हम गुणा करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो अलग करके देख लेते हैं। 26 गुणा 91, हो सकता है यहाँ आपको ना दिख रहा हो तो मैं अगला पेज अभी ले लूंगा। चलो ले लेते हैं भाई, ये अगला पेज आ गया। 26 गुणा 91 हमने किया, 9 से 26 का एक में करेंगे, फिर देखिए 9 6 54, 9 दूनी 18, और 18 और 5 23, कितना आ गया बेटा 2366 आंसर आ गया। कितना, दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366। अब एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल करके देख लो भाई, एलसीएम कितना आया था भाई, एलसीएम आया था हमारे पास 182, और एचसीएफ कितना था बेटा, एचसीएफ हमारे पास था 13, 13 का इसमें गुणा कर दो भाई, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, और हासिल का 2 106, 13 कम 13 और 10 हासिल का 23, 2366। दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 66 2366 आ रहा है, दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी 2366 आ रहा है, यानी हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे। बात समझी कि नहीं, क्लियर। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, दोनों संख्याएं हमारे पास हैं 26 गुणा 91, और अगली संख्या जो एलसीएम है वो कितना है 182, एचसीएफ कितना है भाई 13। तो यहाँ पर भी 2366 आएगा और यहाँ पर भी 2366 आएगा, यही हमें प्रूव करना था। बात समझे कि नहीं बच्चों, बहुत आसान से प्रश्न है और आप इनको खुद से भी कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन बस आपको समझने की जरूरत है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 510 और 92, 510 और 92 अब हमारे पास दी गई संख्या है, तो इनका भी हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और जांच भी करेंगे। देखिएगा 510 के फैक्टर हम निकालेंगे बेटा, 2 से डिवाइड कीजिए आप, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 बार जाएगा, और 17 से डिवाइड कर देंगे तो एक बार जाएगा। 510 के जो फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गए। 92 के फैक्टर हम निकाल लेंगे भाई, यहाँ पर 2 से डिवाइड करके तो ये 46 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 23 बार जाएगा, और 23 से डिवाइड करेंगे एक बार, यानी कि 92 के जो फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 23 आ गए। इसके बाद देखिए एलसीएम की हम बात करते हैं बेटा, किसका, 92 का और 510 का। देखो भाई एलसीएम का मतलब होता है दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो 2 को हम एक बार लिखेंगे क्यों कॉमन है। इसके बाद यहाँ क्या बच रहा है, 2 5 17 बच रहा है, यहाँ 2 और 23 बच रहा है, यहाँ 3 5 17 बचा ऊपर वाले गुणनखंड में, और यहाँ पे बचा 2 और 23। इनका अगर हम गुणा करें तो 2 तिया 6 6 पंजे 30, 17 और 30 का गुणा करेंगे 510 आएगा, 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, 46 गुणा कितना आ गया भाई 510। इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 510 गुणा कितना आ गया 46, 4 का 0 में 0, 6 का 1 में 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा ये,
30 60, 4 का करेंगे 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 20 40, 0 6 4 3 23 460 आ गया बेटा। ये क्या आया सर? ये एलसीएम आ गया। ठीक है, एचसीएफ निकालें सर। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो एक जैसी संख्या है, जो कि कितनी है? 2। 2 यहाँ पर भी है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। अब दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये चीज हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। देखिए चेक कैसे करेंगे सर? जैसे कि लास्ट सवाल में हमने किया था जांच। जांच में हमें क्या करना है कि जो संख्याएं हैं कौन कौन सी? 510 गुणा में 92, इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा भाई? एलसीएम। एलसीएम आया 23460 और एचसीएफ कितना आया? 2। 23460 गुणा 2, इनका और इनका गुणा करेंगे तो देखो 23460, इसका डबल कर देंगे तो 46920 हो जाएगा बेटा। 46920 यहाँ आएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 46920। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी हमने जो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। बाकी इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको बताए गए आपको अच्छे से समझ में आए या नहीं, एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और बाकी किस टॉपिक पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।